को बताया कि वात पित्त और कफ से किस तरह से लोगों को जाना जाता है और नाड़ी से कैसे देखे जाते हैं वात पित्त कफ और उनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उपचार है और इसमें प्रयुक्त होने वाली कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वात और पित्त के बाद कफ। कफ ये 20 कफ के 20 रोग होते हैं और ये पित्त और वायु के सापेक्ष इनका उपचार आसान भी है, लेकिन अगर आपने उपचार गलत किया अर्थात अगर आप एलोपैथी की शरण में गए और वहाँ आपने कफ को सुखाने वाली औषधियाँ खा ली तो आपका फेफड़ा जकड़ जाएगा, आपके लंग्स में कफ जम जाएगा और जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो उन्हें ताजा होकर के आपको परेशान करेगा। हालांकि मेरा कोई एलोपैथी से विरोध नहीं है, एलोपैथी बड़ा आवश्यक चीज है, तात्कालिक राहत देती है, लेकिन मैं खास तौर से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कफ के मामलों में एलोपैथिक दवाएं लेने से थोड़ा बचिए। इसके घरेलू बहुत से उपचार हैं, घरेलू उपचारों से भी ठीक हो जाता है, मगर फिर भी अब मैं आपको जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार बात करता हूँ। नाड़ी देखने के लिए कहा गया है हंस पारावत गतिम धत्ते श्लेष प्रकोपतः। जैसा कि मैंने आपको पूरा श्लोक बताया था, नाड़ी धत्ते मृत योगी जलोका सर्प योगितम। पित्त के बारे में बताया था कुलंकाक मंडूक पित्तस्य कोपतः, और कफ के बारे में हंस पारावत गतिम धत्ते श्लेष प्रकोपतः। यानी कफ के मामले में जैसे हंस और कबूतर की चाल की तरह ये नाड़ी चलती है। जैसे मैंने पहले बताया, ये वात नाड़ी, ये पित्त नाड़ी और ये कफ नाड़ी, ये वाली ये कफ नाड़ी के बारे में ज्ञान देती है। और इसके भी 5 भाग किए जाएं। जैसे अगर इधर से आप देखेंगे, इस कोने से आपको उसकी धड़कन मालूम पड़ती है, तो अवलंबक कफ। कौन सा कफ? अवलंबक कफ। दूसरा है क्लेदित कफ, तीसरा है बोधक कफ, और चौथा है तर्पक कफ, और 5वां है श्लेष्म कफ। यानी इस नाड़ी को देखने के लिए, कफ की नाड़ी को देखने के लिए इसके 5 भाग करें और इधर से लेकर के इस साइड में अंगूठी की तरफ से इधर को आप देखेंगे तो सबसे पहले अवलंबक कफ के बारे में पता लगता है। इसके बाद आपको क्लेदित कफ, इसके बाद आपको बोधक कफ, इसके बाद तर्पक कफ, और लास्ट में श्लेष्मक कफ के बारे में जानकारी होती है। जब आप देखें इसकी धड़कन इस तरह से, तो जब भी आपको अवलंबक कफ दिखता है, अगर मान लिया इस किनारे पर धड़कन महसूस होती है, तो आप समझ लो कि आपका अवलंबक कफ प्रभावित हो रहा है। अर्थात आपके त्रिक में, पीठ में, छाती में दर्द हो रहा है, क्योंकि अवलंबक कफ कहाँ रहता है? छाती और त्रिक में। त्रिक कहते हैं कमर का वो भाग, पीठ का वो भाग जहाँ पैरों की हड्डियां और वर्टिब्रल कॉलम, ये तीनों आपस में लगभग मिलते हैं, तो उसको त्रिक कहते हैं। वो त्रिक को में दर्द होता है अगर श्लेष्म में अवलंबक कफ गड़बड़ है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लेदित कफ। क्लेदित यानी गीला करने वाला, ये आमाशय में होता है। अगर आपको ज्यादा पाचन में कमी आ रही है, इसका मतलब ये हुआ क्लेदित कफ पर्याप्त मात्रा में है
जो पित्त का जो पाचक रस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्लेदित कफ का काम होता है। तो अगर क्लेदित कफ की नाड़ी बोल रही है तो आप समझिए इनके आमाशय में कुछ परेशानी है, इन्हें मंदाग्नि की समस्या हो सकती है। इसी तरह तीसरा कफ मैंने बताया बोधक कफ। बोधक कफ जो होता है वो जिह्वा में, जो ये सफेद सफेद देखते हैं जिह्वा के ऊपर उपलेप जो होता है, और जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, वो जो है किससे होगा? बोधक कफ से ज्ञान होता है। अगर ऐसा बोधक कफ बोल रहा है तो आप समझिए कि जिह्वा में आपकी कोई परेशानी है, आपके गलट में कोई समस्या है। और अगर तर्पक कफ गड़बड़ है तो तर्पक कफ के मामले में आप समझिए सिर में कोई परेशानी है, माइग्रेन है, साइनस है, तो ये किसकी वजह से हुआ? तर्पक कफ की। अगर इसकी अधिकता है तो आपको नींद आएगी, और इसकी कमी है तो नींद नहीं आएगी, फिर पित्त का अधिक प्रकोप हो गया। अब लास्ट में आता है श्लेष्मिक कफ। श्लेष्मिक कफ जो होता है वो जॉइंट्स में होता है। ये श्लेष्मिक कफ ही बांधता है जॉइंट्स को, तो ये बहुत आवश्यक कफ है। तो इस तरह से आप इस नाड़ी के माध्यम से ये जान गए कि किस जगह परेशानी है और क्या परेशानी है, सिर्फ नाड़ी देखकर आप जान गए। अब इसके बाद हम इसके लक्षणों पे आते हैं कि इसके मान लीजिए नाड़ी आप नहीं जानते तो फिर आप लक्षणों का सहारा लीजिए। हालांकि ये अधूरा बात है, बिना नाड़ी के ये आप तो जानकारी करेंगे लक्षणों के आधार पर, वो अधूरी है। लेकिन फिर भी अगर शरीर में ज़्यादा आलस है, सूजन है, और अग्निमंदता है, और आपका मुंह में मधुर स्वाद है, और आपको पेशाब ज़्यादा सफ़ेद झागदार आ रहा है, अथवा शरीर पर चिकनापन और स्थूलता ज़्यादा है, तो आप समझिए कफ का ये लक्षण है। नींद ज़्यादा आना, आलस होना, और काम करने में प्रवृत्ति न होना, है ना, तो ये सब बातें आपके लक्षणों से पता लगती हैं। सूजन होना, अगर कोई व्रण है तो चिकना होना। वैसे तो वात पित्त कफ के हिसाब से सभी रोगों में ये तीनों का हमें विचार करना चाहिए कि ये रोग वातज है, पित्तज है अथवा कफज है। अब हम इसके निदान हो गया, अब आते हैं इसके उपचार भाग पर। तो उपचार के लिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ें अड़ूसा, कटेरी, ये दोनों बहुत ही उत्तम कोटि की औषधियाँ हैं कफ को दूर करने की। त्रिकुटा है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनके लिए आप लोग मैं और जड़ी बूटियाँ बताता हूँ, जैसे ये अमलतास है, इंद्रजौ है, पाड़ है, और मजीठ है, नीम है, गिलोय है, मुरवा है, सोनापाठा है, चिरायता है, पियावाशा है, और पटोल है, कंज वृक्ष है, शतौना है, चित्रक है, मेणासिंगी है, भोजपत्र है, अर्जुन है, पूतिकरंज है, खदिर है, सिरस है, इस तरह से कसौंदी है, कायफल है, तुलसी है, पटोल है, मरुआ है ना। ये अनेकों प्रकार की ऐसी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आपके चारों तरफ होती हैं, उनके सहयोग से भी आप ये अपने कफ को नियंत्रित कर सकते हैं। अब किचन में भी आपके लिए कफनाशक चीज़ें हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, पीपल है, तेजपात है, और दालचीनी है, और बड़ी इलायची है, नमक है, ये सब चीज़ें कफनाशक हैं। इनसे आप अपना कफ को नियंत्रित कर सकते हो। अगर कोई बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको कफ हो रहा है, तो उसके सीने पे आप ये जायफल को घिस के लगा सकते हो,
तो इस तरह से आप कफ को अच्छी तरह से इसका उपचार कर सकते हो। और इसमें नश्य और वमन बहुत महत्वपूर्ण है। वमन करने से आमाशय के, कंठ के और लंग्स का जो कफ है वो निकलकर बाहर आ जाता है। और इसी तरह नश्य से मस्तिष्क का कफ, गले का कफ, फेफड़े का कफ, आमाशय का कफ भी निकल जाता है। आंखों में आंसू आना, आंखों में कफ का प्रभाव होना, ये सब नश्य करने से सब ठीक हो जाता है। इतना ही आज आपको कफ के बारे में बताया जाता है।